हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे वर्क एंड एनर्जी का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हमने करे हैं, एक में वर्क डन, एक में काइनेटिक एनर्जी, एक में पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा था। आज हम हमारा छोटा सा लेक्चर पावर का लेकर आ गए हैं और इसी के साथ चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा सा कोई कमेंट कर दे और भर भर के सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ भाई, शेयर करो खूब खूब। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वीडियो में, सिर्फ पूरी वीडियो में स्टार्टिंग में एक बार कहते हैं, पूरी वीडियो में सिर्फ अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, देखा होगा तुमने वीडियोस के बीच में हम बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लेकर नहीं कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो खुद से भाई बढ़ा दिया करो सब्सक्राइबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए पावर, हेडिंग डालिए पावर, हेडिंग डालिए पावर। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? पावर होता है काम करने का रेट, कितनी स्पीड से काम कर रहे हो, कितना कम टाइम ले रहे हो। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी लग रही है, कितने टाइम में, कितना काम हो रहा है, कितने टाइम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज पावर। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, अभी बच्चे भूल जाते हैं पावर का। वर्क डन बाय टाइम टेबल, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करना या एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी क्या थी? एबिलिटी टू डू वर्क। बच्चे एनर्जी में और पावर में कंफ्यूज रहते हैं। एनर्जी तो वर्क डन ही होती है। देखो, वर्क डन की जगह ही तो एनर्जी लिखी है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों बराबर होती हैं। और अगर वर्क डन और एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो पावर बन जाता है। मतलब कितना फास्ट, कहते हैं कितनी पावर है तेरे में, देखते हो कितना जल्दी जल्दी काम करते हो। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। उसमें हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या थी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या थी? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल। लेकिन वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। अच्छा, पावर की एक और यूनिट भी हो सकती है, वर्क डन जूल और टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड भी हो सकती है। लेकिन एसआई यूनिट पूछे तो, एसआई यूनिट पूछे तो, एसआई यूनिट पूछे तो जूल पर सेकंड नहीं लिखेंगे। एसआई यूनिट सिर्फ क्या होती है? वॉट होती है। ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर किस डायरेक्शन में हो ऐसा नहीं होता है। पावर हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन 1 वॉट ऑफ पावर, ये आता है तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिफाइन 1 वॉट पावर। मैंने आपको कराया है 1 वॉट, यानी कि 1 वॉट आ जाए, 1 जूल आ जाए, 1 न्यूटन आ जाए, 1 कोई भी यूनिट को डिफाइन करना आ जाए, उसमें हमेशा फॉर्मूला सोचते हैं। तो पावर क्या होती है? वर्क डन बाय टाइम। तो जब 1 जूल काम होगा 1 सेकंड में, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, पावर इज 1 वॉट। मैंने आपको अच्छे से बताया है, 1 को डिफाइन करने के लिए 1 1 रखना होता है, 1 1 रखना होता है, 1 1 रखना होता है फॉर्मूले में। 1 जूल वर्क 1 सेकंड में, तो पावर 1 वॉट। ऐसा यूनिट्स याद रखनी है भाई। एवरेज पावर की बात करेंगे, टोटल वर्क डन, जितना भी काम करो जितने भी टाइम में, तो वर्क डन एवरेज हो जाएगा। और एक ये याद रखना, हम कहते हैं इतने के सब्सक्राइबर्स हैं, मैडम के कितने के सब्सक्राइबर्स हैं वो तो तुम बताओगे, तुमने बढ़ाए हैं सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पर अगर 1K हो जाते हैं, जब हमारे 1K हो जाएंगे मतलब हमारे 1000 हो जाएंगे। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वोट। 1 किलोवाट का क्या मतलब? के का मतलब ही 1000 होता है, के का मतलब ही 1000 होता है। व्हाट इज पावर? नोट्स में लिखा दी रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 वॉट ऑफ पावर नोट्स में करा दी। ये एग्जांपल, चलो एनर्जी दे रखा, टाइम दे रखा, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम देगा, सिर्फ डिवाइड ही करना था, 1 0 से 1 0 गई 100 वॉट, इजी था। ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में आता है। एवरेज पावर क्या होता है? नोट्स में लिखा दी। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, 1000 बाय 10, 1000 बाय 10, 100 और पीछे यूनिट क्या लगाएंगे? वॉट। आगे चलते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आने वाले दोनों आपके एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस हैं और ये आते हैं भाई, आते हैं। कहते हैं 2 लड़कियां हैं, उनका वेट इतने न्यूटन है। वेट 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 इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। और वेट किसके इक्वल होता है? mg। वेट किसके इक्वल होता है? mg। अगर ये बात नहीं पता तो चैप्टर नंबर 3 का मास और वेट वाला कंसेप्ट चलो। वेट क्या होता है? mg। और यूनिट भी देख लो, न्यूटन गिवन है, ये केजी थोड़ी गिवन है, मास थोड़ी गिवन है, मास मल्टीप्लाई जी गिवन है।
यानी कि तुम्हें डायरेक्ट फोर्स गिवन है, डायरेक्ट तुम्हें mg गिवन है, वेट ही तो mg होता है और हाइट इतनी है। हमें पता है एनर्जी क्या होता है, mgh। mg तुम्हें डायरेक्ट दे दिया 400, h हमें दे दी 8, तो हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। और एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। तो यहाँ पे पहले इन्होंने लिख लिया, वेट लिख लिया, mg, h लिख लिया, हम वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन कितना होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल लो, दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन पहले निकालना पड़ेगा, पहले स्टेप में वर्क डन निकलेगा। वर्क डन क्या होता है, mgh। फिर वो mgh को यहाँ पर रखोगे, t से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगी, पावर। अब दोनों की पावर क्या क्या आएगी, दोनों का mgh तो बराबर है, दोनों का mgh तो बराबर है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। एक तो वही काम 20 सेकंड में करती है और एक वही काम 50 सेकंड में करती है, मतलब स्लो है। 50 सेकंड में करती है मतलब स्लो है। तो यहाँ पे mgh बाय टाइम कितना आ गया, 400 मल्टीप्लाई s। यहाँ से तो क्या निकल गया, mgh और बाय में टाइम। जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा से स्लाइड लेकर समझा देती हूँ। देखो मेरे बच्चा, उन्होंने mg दे रखा था 400 न्यूटन, h दे रखा था हमारे पास 8 मीटर। दोनों लड़कियां इसी हाइट पर चढ़ती है, तो यहां से हमने वर्क डन निकाल लिया mgh। दोनों का वर्क डन आ गया 400 मल्टीप्लाई 8 जूल। अब हमें दोनों की पावर निकालनी है, पावर के लिए टाइम अलग अलग है। पहले की पावर निकाले, पहली गर्ल की, तो पहले का वर्क डन कितना 400 बाय 8, बाय में टाइम कितना 20। दूसरी का निकालेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 8, लेकिन टाइम कितना 50। तो एक की पावर अलग आएगी और दूसरे की अलग आएगी, एक की आएगी 160 और एक की आएगी 60 वॉट। तो पावर अलग अलग है क्योंकि एक 20 सेकंड में वो काम करती है और एक 50 सेकंड में वो काम करती है। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, पहले mgh निकालना है, पहले mgh निकालना है और फिर टाइम से डिवाइड करना है। एक टाइम 20 सेकंड लेती है, एक 50 सेकंड लेती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें कैलकुलेशन अच्छी है। बच्चों को क्या लगता है कैलकुलेशन टफ तो क्वेश्चन टफ, नहीं भाई, कंसेप्ट टफ तो क्वेश्चन टफ। कैलकुलेशन तो मैथ्स की, वो तो तुम्हें आती है, मैथ्स से तुम्हारा तेजी है, ठीक है। कहता 50 किलो का, अब केजी दे रखा है और चढ़ता कितना है 45 स्टेप, सीढ़ियां हैं 45 सीढ़ियां चढ़ता है और एक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर है। मतलब टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी। पहला स्टेप हाइट निकालो, 45 मल्टीप्लाई 15, 15 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 की 45 सीढ़ियां चढ़ता है, तो टोटल हाइट कितनी चढ़ेगा 45। मतलब वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई इसको, और वो भी कितने में, सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। इसकी कैलकुलेशन टफ है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ हो सकती है बट कंसेप्ट टफ नहीं है। सबसे पहला स्टेप हाइट निकालनी है, 45 मल्टीप्लाई 15 करना है। 15 सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल लिया, रख दो इसको एज इट इज पड़ा रहने दो। फिर उसके बाद उसने बोला है कि हमारे पास क्या निकालो, पावर निकालो। पावर के लिए सेकंड स्टेप पहले वर्क डन निकाल लो। सेकंड स्टेप वर्क डन क्या होता है, mgh। m दे रखा है 50, g दे रखा है 10 और h अभी अभी हमने निकाल ली 45 मल्टीप्लाई 15 बाय में 100। देखो अगर काटोगे नहीं तो बाद में कट जाएगा, इसीलिए मैं फिजिक्स में कहती हूँ पहले कटिंग मत शुरू करा करो। कुछ बच्चे यही काट दे, जैसे एनसीईआरटी वाले ने भी यही काट दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा सम। मैं बच्चों को कहती हूँ तुम पहले मत कट करा करो फिर कट करो। देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। तो ये एनसीईआरटी से भी इजी कैलकुलेशन करवाती हूँ। मेरी कैलकुलेशंस एनसीईआरटी के कैलकुलेशन से इजी रहती है। जो मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ वो तुम करना सीखो। पहले कटिंग मत किया करो, यूनिट कन्वर्जन के बाद पुट करा करो फिर सॉल्व करा करो। 45 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई, ये तो वर्क डन निकल गया। अब स्टेप 3 में पावर निकलेगी वर्क डन बाय टाइम। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं नई स्लाइड लेके समझा देती हूँ। स्टेप 1 में हम हाइट निकालेंगे, स्टेप 2 में हम वर्क डन निकालेंगे। स्टेप्स वाइज करा करो क्वेश्चन। स्टेप 3 में हम पावर निकालेंगे। जो मेरी तरह कैलकुलेशन करेगा उसकी कैलकुलेशन गलती नहीं होती। 15 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, टोटल 45 स्टेप थे, मीटर में कन्वर्ट। एसआई यूनिट्स, स्टेप्स में एसआई यूनिट्स में भी गलती नहीं होती। तो एसआई यूनिट निकल गया, वर्क डन क्या होता है mgh। m रखा, g रखा, h रखा।
फिर इस mgh को और टाइम को रख देंगे तो mgh कितना था, m कितना था, देखो भाई 20 था क्या 50 था, 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हमारे पास h कितना है 45 मल्टीप्लाई 5/100 और बाय में कितना 9 सेकंड लगते हैं, 0 से 0 0 से 0, इनको 9 1 जा 9 9 5 जा 45, तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 25 इज द आंसर। 15 मल्टीप्लाई, देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी इजी है, 375 डायरेक्ट निकाल दिया, पॉइंट्स में मुझे जाना ही नहीं पड़ा, 9 की टेबल पे डायरेक्ट 45 कटता है, ठीक है। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, पहले कट मत करना, एंड में कटिंग करके यूनिट लगा देना, पावर इक्वल्स टू 375 वोट। क्या इजी थे, क्या न्यूमेरिकल्स इजी थे? आगे चलते हैं, कन्वर्जन आगे है, कमर्शियल यूनिट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पहले हुआ करता था पुरानी बुक में, अब ये कट हो चुका है, बट मैं फिर भी करवाती हूँ क्योंकि इसके एक दो न्यूमेरिकल्स कट नहीं करे। क्वेश्चन आंसर्स में इसका क्वेश्चन है तो कर लो, छोटा सा टॉपिक है, एक स्लाइड का ही। कहता है कमर्शियल यूनिट क्या होती है मेरे बच्चा, एनर्जी क्या होती है, पावर होती है वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी, भाई यहाँ से एनर्जी निकालो, एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब एनर्जी की वैसे यूनिट तो जूल होती है, एनर्जी की वैसे यूनिट तो जूल होती है, उसको एसआई यूनिट कहते हैं। देखो मेरे बच्चे अगली स्लाइड लेके समझाती हूँ, अगर आपसे एसआई यूनिट पूछे एनर्जी की तो आपको लिखनी है जूल, लेकिन आपको कमर्शियल यूनिट पूछे, कमर्शियल यूनिट मतलब बड़ी यूनिट पूछे तो आप लिखोगे किलोवाट आवर। कहां से निकली, हमें पता है एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। जो बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, हमारे घरों में काम करती हैं, वो जूल में काम नहीं करती, वो किलोवाट आवर में यूज करती है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट याद रखनी है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है किलोवाट आवर। अब पावर को वॉट की जगह किलोवाट में, यानी कि अगर वॉट में है तो बाय 1000 करके किलोवाट में कन्वर्ट करना है, टाइम जिसमें भी वो आर में कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, तो यही मैंने लिखा है, किलोवाट आवर क्या है, बड़ी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, लार्ज यूनिट है, बिगर यूनिट्स है। 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करने को बोले, क्वेश्चन वाला आपको कह दे कि किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये मैं लर्न इसलिए कराती हूँ ताकि मेरे बच्चे कैलकुलेशन फास्ट करें, ये आपको कन्वर्जन फास्ट करने के लिए मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, ये इजी स्टेप्स हैं। एनर्जी घरों में, इंडस्ट्रीज में सब किलोवाट आवर में, आज अपने घर का मीटर जाके देखना, उसमें बड़ा बड़ा किलोवाट आवर लिखा होता है, बड़ी यूनिट में मापते हैं हम एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब क्वेश्चंस करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं अभी अगले 5-10 मिनट में। कहता है पावर इतनी दे रखी है, एनर्जी आर में है, जब टाइम आर में हो तो पावर किलोवाट में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की बात है, हीटर जो है वो किलोवाट आवर में काम करेगा, क्योंकि घरों में एनर्जी किलोवाट आवर में होती है। तो पहला स्टेप, पावर को कन्वर्ट करो वोट से किलोवाट में, तो बड़ी यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमें बाय 1000 करना होता है, 2 0 से 2 0 कट हो गई। एनर्जी हमें निकालनी है, 10 हमारा टाइम गिवन है, एनर्जी निकालने के लिए इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गई। यूनिट अब क्या रखेंगे, किलोवाट आवर। अब यूनिट जूल नहीं रखोगे क्योंकि हमने वोट को किलोवाट में बदल दिया, टाइम आर में ऑलरेडी गिवन था, नहीं गिवन होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, और आंसर हमारा आ गया 15 किलोवाट आवर। और ये बात याद रखनी है, मैंने बताई भी है, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। पापा से पूछना हमारे घर में 1 महीने में कितनी यूनिट एनर्जी आती है, तो पापा बता देंगे 20 यूनिट, 30 यूनिट, 50 यूनिट, मतलब पापा किलोवाट आवर में बात कर रहे हैं। तो हमारे घरों में जो भी एनर्जी यूज होती है वो किलोवाट आवर में यूज होती है, और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर जो हीटर है वो 10 घंटे चला और उसने 15 यूनिट एनर्जी ले ली। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एनर्जी। अब इसमें क्या दिया, जूल्स में निकाल लो, तो हमें जूल में निकालनी पड़ेगी भाई, ना कहे तो काम चल जाएगा, कह दे तो निकालनी पड़ेगी। टाइम आर में है, जब टाइम आर में हो तो पहले वोट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, कर लिया जी, वोट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, 10 घंटे हैं, मल्टीप्लाई करके 5 यूनिट निकल गई। अब 5 यूनिट एनर्जी एक डिवाइस लेता है 10 घंटे चलकर, लेकिन हमारे पास डिवाइस कितने हैं, 4, तो अगर एक 5 यूनिट लेता है तो जब चारों चलेंगे तो 5 5 5 5 20 यूनिट लेंगे, और इस 20 यूनिट को उसने बोला जूल में निकालो। तो मैंने तुम्हें बताया है जूल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया करो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। जो मेरे अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करता है
वो बहुत जल्दी और तेजी से करता है और गलती भी नहीं होती है। तो सबसे पहले टाइम आर में था, वोट को किलोवोट में करो, एनर्जी निकालो किलोवोट आर में। किलोवोट आर का मतलब यूनिट होता है, मतलब 5 यूनिट एनर्जी लगी एक डिवाइस के लिए, 4 डिवाइस के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर उसने जूल में बोला है तो आंसर टोटल निकाल कर उसको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कर देंगे। इसी के साथ हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है 250 यूनिट एनर्जी यूज हो रही है, उसको जूल में निकालो। जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस करी है वो तो सीधा का सीधा 250 यूनिट को 3.6 इंटू 10⁻6 और पीछे जूल लगा देगा, क्योंकि एक यूनिट का मतलब होता है 3.6, एक यूनिट मतलब 1 किलोवोट आर, और 1 किलोवोट आर कितना होता है 3.6 यूनिट। सीधा सीधा याद कराया है, ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराती हूँ भाई मैं अपनी वीडियोस में, एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जो मेरी वीडियोस को देखता है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन, एमसीक्यू सब मिलते हैं उसको इन वीडियोस में। ये कहते हैं कंप्लीट पैकेज है वीडियोस का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 अच्छे से न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, थ्योरी सबके साथ खत्म कर दिया है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, साउंड। इसी तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप एंजॉइंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।